हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गॉड मैकेनिक्स। ये जो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था अकॉर्डिंग टू न्यू सीबीएसई सिलेबस इन बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हम काफ़ी हद तक आगे आ गए थे। हम सेकंड लास्ट लेक्चर है आज का, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है ना, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है इसकी बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इसमें हम मेन 4 इवेंट्स में क्लासिफाई किया था इसको। 2 हम पहले पढ़ चुके थे, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले पढ़ चुके थे, ठीक है ना, एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है, किससे बनता है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, किससे बनता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको लिखाए थे, इसमें आगे आएगा सीड डेवलपमेंट एंड फ्रूट डेवलपमेंट। सो आज का टॉपिक हमारा यही है, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, ठीक है ना। सीड किससे डेवलप होंगे, कैसे बनेंगे, फ्रूट कैसे बनेंगे, ठीक है ना। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अच्छा, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं, ठीक है ना, सीड डेवलपमेंट हेडिंग डाल लेते हैं। पहले सीड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिर फ्रूट डेवलपमेंट, ठीक है। तो जैसा कि कुछ बातें हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि फ्रूट का या एक्चुअली फ्लावर का क्या क्या पार्ट किस में डेवलप होता है। सो लेट अस रिकॉल, हम बात कर लेते हैं। तो जो ओव्यूल होता है, एज आई टोल्ड यू, ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, ठीक है ना। ओव्यूल से सीड बनता है, ठीक है। ये जो आपका ओव्यूल था, याद होगा, समथिंग लाइक दिस, ये ओव्यूल था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ओव्यूल होता किसके अंदर है, ओवरी के अंदर। किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर। तो ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में, ठीक है ना। ओवरी किस में डेवलप हो जाएगी, फ्रूट में। तो तभी तो देखा होगा फल के अंदर सीड होता है, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल की ये जो वॉल्स थी, ये जो सब अंदर, इसको क्या बोलते थे, इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। तो ये सीड बनने के बाद क्या कहलाती है, ठीक है। तो अगर मैं ओव्यूल की बात करूं, तो जो ओव्यूल की वॉल थी वो बाद में डेवलप हो जाएगी सीड की वॉल में, ठीक है ना, सीड कोट में। हार्ड टफ कवरिंग होती है सीड के और पास, सीड का छिक्कल, सीड कोट, ठीक है। तो जैसे आपको पता है यहाँ पे आउटर इनर ओव्यूल वॉल होती है, आउटर इंटेग्यूमेंट। तो मैं ओव्यूल वॉल की जगह यहाँ पे एक्चुअली लिख दे रहा इंटेग्यूमेंट, है ना। इंटेग्यूमेंट ही तो बोलते हैं ओव्यूल की वॉल्स को, इंटेग्यूमेंट, ठीक है। तो एक आउटर इंटेग्यूमेंट था और एक इनर इंटेग्यूमेंट था। जनरली सीड्स में वैसे एक भी होता है। तो आउटर इंटेग्यूमेंट बाद में जब सीड कोट बनाते हैं दोनों मिलके, तो जो आउटर कवरिंग होती है उसे बोलते हैं टेस्टा, और जो इनर इंटेग्यूमेंट डेवलप होता है, जो इनर कोटिंग होती है, उसे बोलते हैं टैगमिन। तो जनरली वी कैन से आउटर इंटेग्यूमेंट डेवलप्स इनटू टेस्टा एंड इनर इंटेग्यूमेंट डेवलप्स इनटू टैगमिन, ठीक है ना। सो टेस्टा होता है हार्ड और ये हो, ठीक है, थिक होता है, और ये होता है थिन मेम्ब्रेनस, ठीक है, मेम्ब्रेनस। तो जब मैं अच्छा कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेग्यूमेंट एंड टेस्टा। तो पहली बात, पहला डिफरेंस, तो इंटेग्यूमेंट तो हमारा कैसा है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फर्टिलाइजेशन से पहले की चीज है, और टेस्टा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है। इट इज अ प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, इट इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। ये जो इंटेग्यूमेंट के सेल्स हैं वो लिविंग हैं, और जो टेस्टा के सेल्स हैं वो डेड हैं, ठीक है। दूसरी बात करें तो यहां पे जो सेल्स हैं वो थिन हैं, यहां पे जो सेल्स हैं वो थिक हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए गिव अ डिफरेंस बिटवीन इंटेग्यूमेंट और सीड कोट, या फिर इंटेग्यूमेंट एंड टेस्टा टैगमेंट, तो आप क्या बोलोगे, इंटेग्यूमेंट टेस्टा में अंतर, ये प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है। ये इसके सेल्स लिविंग होते हैं, इसके सेल्स डेड होते हैं, इसके सेल्स थिन होते हैं, इसके सेल्स थिक होते हैं, ठीक है ना। सो डिफरेंसेस तो ऐसी बात कर ली मैंने, बट बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि क्या क्या किसमें डेवलप होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। सो ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, तो जो ओवरी की वॉल थी, जो ओवरी की वॉल थी वो किस में डेवलप हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट वॉल। भाई जब ओवरी फ्रूट बन गई, जब ये पूरा फ्रूट बन गई, ठीक है ना, तो जो इसकी जो ये पूरी वॉल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये फ्रूट ही बन गया तो फ्रूट वॉल कहलाएंगी। तो फ्रूट वॉल को बोला जाता है पेरिकार्प। क्या बोला जाता है, पेरिकार्प। अब ये जो पेरिकार्प है
इट मे बी फ्लैशी और इट मे बी ड्राई। जैसे कि आपने देखा होगा ग्राउंड नट है, मूंगफली, तो उसमें जो इसका जो फ्रूट वॉल होती है कितनी हार्ड होती है, ठीक है, ड्राई है। लेकिन आम और जो नॉर्मल फल की बात करो गुआवा, उसकी फ्रूट कैसा है, मुलायम है, फ्लैशी है फ्रूट वॉल। तो जो पेरिकार्प होती है इट मे बी फ्लैशी, इट मे बी ड्राई, ठीक है ना। जब फ्लैशी होगी तो पेरिकार्प को हम 3 और सब वॉल्स में डिवाइड करते हैं। हम ये मानते हैं कि पेरिकार्प इज मेड अप ऑफ 3 वॉल्स, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, ठीक है ना। यानी कि जब वॉल फूली होगी, काफी मोटी वॉल होगी, तब वो 3 वॉल में डिफरेंशिएटेड होगी। बाहर की को एपिकार्प, अंदर की के मीजोकार्प, उसके अंदर की को एंडोकार्प। ये सब आप 11th क्लास में देख चुके हैं सीड के स्ट्रक्चर में, ठीक है। ड्राई अगर वॉल होती है तो कोई ये 3 वॉल नहीं होती, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, तब वो थिन पेपरी होती है। अगर ड्राई होती है तो पेपरी होगी, पतली सी होगी, 3 वॉल में डिफरेंशिएट नहीं होगी। अगर फ्लैशी होगी पेरिकार्प तो उसके 3 पार्ट होंगे, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या था बताइए होगा, ओवरी के अंदर, ठीक है ना, जो पूरा मतलब यहां ओव्यूल के अंदर जो भरा हुआ था, देखो यहां पे आपको याद होगा ये ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है ना, एम्ब्रियो सैक। और जो एम्ब्रियो सैक को ये पूरा जो यानी ये जो भरा होता है ओव्यूल के अंदर वो क्या होता है, न्यूसेलस। यानी ये बोल सकते हो ओव्यूल के अंदर जो भी पार्ट भरा हुआ है वो न्यूसेलस है, या जनरली बोल सकते हो सीड बन गया तो सीड के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है, न्यूसेलस पूरा खर्च हो जाता है। आपको पता है ना न्यूसेलस का काम क्या होता है, इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। वो किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये जो मेगा स्पोर्स डेवलप करते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और जो बचता है वो बचा कुचा एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। सो न्यूसेलस प्रोवाइड डेवलपमेंट टू द डेवलपिंग मेगास्पोर्स एंड बाद में किसको, एम्ब्रियो को भी। अगर इस सब के बाद भी फिर भी बच जाता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बाद भी फिर भी किन्हीं सीड्स में थोड़ा बहुत बच जाता है, तब उस रेजिडुअल न्यूसेलस को बोला जाता है पेरिस्पर्म, ठीक है ना। तो जनरली तो यूज्ड अप हो जाता है न्यूसेलस, एब्सेंट होता है, बट किसी में प्रेजेंट होता है। जब किसी में रेजिडुअल बचा हुआ रह जाता है थोड़ा बहुत न्यूसेलस, तो उसको नाम दिया जाता है पेरिस्पर्म। क्या नाम दिया जाता है, पेरिस्पर्म, ठीक है ना। सो जनरली द न्यूसेलस इज यूज्ड अप ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, बट इफ रिमेन, ठीक है ना, अगर थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर रह जाता है तो उस रेजिडुअल न्यूसेलस को, जो बचा हुआ न्यूसेलस, उसको क्या बोला जाता है, पेरिस्पर्म, ठीक है ना। तो सीड में, हर सीड में पेरिस्पर्म होना जरूरी नहीं है, नहीं होता, यूजुअली कंज्यूम हो जाता है, बट जिनमें रह जाता है उन सीड्स को कभी कभी पेरिस्पर्मस सीड भी बोल देते हैं, यानी इनमें पेरिस्पर्म है, ठीक है ना। अगर ये सीड में कन्वर्ट हो गया, अगर ये थोड़ा बहुत बचा है तो इसे पेरिस्पर्म बोला जाएगा, फिर न्यूसेलस नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बीट, चुकरकंद में, चुकरकंद क्या, उसे क्या बोलते हैं, चुकंदर, ठीक है ना, चुकंदर में, और या फिर ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ठीक है ना, इनमें पेरिस्पर्म होता है, यानी इनके सीड्स में न्यूसेलस बच जाता है, इसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो और क्या था, ये जो स्टॉक था, ये जो डंडी थी जिसके थ्रू ओवरी की वॉल से जुड़ा हुआ था ओव्यूल, इसे क्या बोलते थे, फ्यूनिकल। तो ये फ्यूनिकल भी ऐसे ही, मतलब फिर ये सीड का स्टॉक बन जाता है, जिससे अब ये जब ये फ्रूट बन गया, ये सीड बन गया, तो सीड जिससे जुड़ा होता है स्टॉक, ठीक है ना, स्टॉक ऑफ द सीड कहा जाता है बाद में। और क्या बचा, हाइलम। हाइलम क्या होता है, जहां पे ओव्यूल से फ्यूनिकल जुड़ा होता है उस जगह को हाइलम बोलते हैं, वो तो हाइलम का हाइलम ही रहेगा, वैसा का दाग, स्कार का स्कार ही रहेगा। अब बात करते हैं माइक्रोपाइल की। ये जो माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल क्या होता है, जहां पे ओव्यूल के और पास ये इंटेगुमेंट नहीं होते, उस जगह को बोला जाता है माइक्रोपाइल, ठीक है ना। ये जो जगह थी इसको बोला जाता है माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल ही रहता है, ये एक छोटे सीड के ऊपर एक छोटे से छेद की तरह ही होता है। क्यों,
क्यों ये परसिस्ट करता है? क्योंकि भाई जब सीड डेवलप करेगा, जर्मिनेट करेगा, तो उसको जर्मिनेट करने के लिए पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो पानी ऑक्सीजन सीड के अंदर एंटर कैसे करेगी? क्योंकि एम्ब्रियो, यहां पे एम्ब्रियो डेवलप करेगा, ठीक है ना, यहां पे एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो डेवलप करेगा, तो एम्ब्रियो को चाहिए पानी और ऑक्सीजन, तो वो कहां से आएगी? इसी के थ्रू आएगी, ठीक है ना। सो माइक्रोपाइल उसी छोटे छेद की तरह रहता है सीड की कोट में, उससे क्या होता है, वाटर और ऑक्सीजन जाती है फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फॉर सीड जर्मिनेशन। जनरल टर्म सीड जर्मिनेशन, सीड की जर्मिनेट का मतलब सीड से एम्ब्रियो निकल जाए, पेड़ वो जड़ है और वो निकलने लग जाए, सीड जर्मिनेशन, ठीक है ना। सो दीज आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ फ्लावर। अच्छा, और जनरल बात करूं तो मैं, ये तो सिर्फ हमारी ओविल इसकी बात हो गई, और जो ऊपर की जो पार्ट है, जो आपको पता ही है, ये जो एंथर, विदर ऑफ, कैलिक्स वगैरह चले जाते हैं, थैलेमस। अब इसकी बात अभी बताऊंगा आगे, ठीक है ना। वे सारी चीजें झड़ जाती हैं, कुछ कभी कभी कुछ बच जाता है, जैसे कि आपको बताया था टोमेटो में देखा होगा कैलिक्स रह जाते हैं, ऐसे ही थैलेमस भी कभी कभी फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट बनाने में मदद करता है। ये भी आगे डिस्कस करेंगे जब फ्रूट डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं, एक टर्म होता है डोरमेंसी। डोरमेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके एडवांटेज भी हैं। अगर डोरमेंसी नहीं होती तो हम आज खाना नहीं खा पाते, ठीक है ना। सर बड़ी बात कर दी। हाँ, तो देखते हैं डोरमेंसी क्या होता है। देखो डोरमेंसी क्या होता है, तो डोरमेंसी सीड की वह स्टेज होती है जब सीड जर्मिनेट नहीं करता है, ठीक है ना। वह स्टेट जब सीड जर्मिनेशन नहीं हो रहा, यानी सीड में ऐसे देखा होगा ना, कुल्ले फूट गए, मतलब वो निकलने लग गए जड़ें, और मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे सीड है तो सीड में से देखा होगा ऐसे इधर से कुछ ना कुछ निकलने लग गए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो वो नहीं कर रहा है। जैसे हम जो गेहूं खा रहे हैं, तो क्या वो गेहूं जो हम जो खा रहे हैं, आटा पिसवा रहे हैं, वो जो गेहूं है, क्या उसमें से वो जर्मिनेट कर गया? सीड नहीं किया ना। स्टेज को डोरमेंट स्टेज बोला। डोरमेंट का मतलब जब वो सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है बेसिकली? तो देखिए इस टाइम पे क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो अपनी स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में होता है, यानी इनएक्टिव होता है, अपनी जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो एम्ब्रियो, क्योंकि सीड के अंदर सीड जर्मिनेशन मतलब क्या है पहले ये समझ लो। सीड जर्मिनेशन, देखो भाई सीड ये है, मान लो, चलो मैं ये मक्के का सीड बना दे रहा, मक्का, ठीक है ना। अब यहां पे भाई ये एम्ब्रियो है, ठीक है ना, मैं जनरली ऐसे करके एम्ब्रियो दिखा दे रहा, लो ये आपका एम्ब्रियो है। तो जर्मिनेशन का मतलब ये ऐसे ग्रो कर जाना, यानी कि यहां से ये जो रेडिकल है वहां से रूट्स बनना चालू हो जाना, शूट बनना, यानी कि कुल मिला के जैसे सीड से आपने देखा होगा, अगर यहाँ पे सीड है तो सीड से क्या हुआ, रूट्स बनना चालू हो गई, इधर हमारा ये शूट सिस्टम बनना चालू हो गया, तो ये से पूरा प्लांट बन जाएगा। फिर इसे बोलेंगे सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेट कर गया, उससे रूट निकल गए, शूट निकल गई, वो प्लांटलेट में कन्वर्ट होने लग गया, इसे बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। तो भाई सीड में क्या जर्मिनेट करता है? ये एम्ब्रियो ही तो करता है। सीड जर्मिनेशन का मतलब एम्ब्रियो का डेवलप कर जाना, एम्ब्रियो का ग्रो करने लगना। तो भाई वही नहीं हो रहा है, एम्ब्रियो की मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीज कर गई है, रुक गई है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब सीड मैच्योर करता है तो सीड ड्राई अप हो जाता है। ड्राई अप का मतलब उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है, जो एम्ब्रियो के सेल्स के अंदर वाटर कंटेंट है, वो सिर्फ 10 से 15% रह जाता है उसके मास के, ठीक है ना। जो मास है, जो लिविंग मास है, उसमें से 10 से 15% वाटर कंटेंट रह जाता है, जबकि किसी भी लिविंग एक्टिविटी प्रोसेस को होने के लिए चाहिए 75 से 90% वाटर। और सीड क्या हो गया, ड्राई अप कर गया, उसने अपना वाटर पूरा लूज कर दिया, ऊपर हार्ड सीड कोट है, ठीक है ना। तो 10 से 15% वाटर कंटेंट रह गया है बस। तो जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थी, जो केमिकल रिएक्शन जो होनी थी किसी सेल के अंदर, जिसके से ग्रोथ होती, सेल डिवीजन होता, ग्रोथ होती, मल्टीप्लिकेशन होता, वो सब नहीं हो पाएगा। दिस स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी इज कॉल्ड डोरमेंसी ऑफ द सीड, ठीक है। डोरमेंट का मतलब रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज है, वो ग्रो नहीं कर रहा, उसके अंदर से जड़ें नहीं, मतलब जो भी शूट रूट नहीं निकल रहे, सीड अपनी डोरमेंट स्टेज में कहलाता है। तो भाई देखो, अगर डोरमेंट स्टेज नहीं होती तो जो हम जो गेहूं खा रहे हैं वो गेहूं का सीड है। अब सीड तुरंत सीड हुआ, गेहूं हुआ, तुरंत उसमें से
प्लांट निकलने लग गया, तुम क्या खाओगे? वो जो सीड तुम रख रहे हो, स्टोरेज करके रख रहे हो, पूरे साल भर खा रहे हो, अगली फसल तक कैसे खा पाते अगर वो भी जनरेट होना चालू कर जाते तो? ठीक है, और तुम सीड्स उस अगली साल तुम उनसे वो भी उगानी है, तुम्हें फसल भी उगानी है, नई क्रॉप भी बनानी है। तो डोरमेंसी का एडवांटेज है क्योंकि डोरमेंसी की वजह से हम सीड्स को स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज ऑफ सीड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उसको पूरे साल भर खाने की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगले सीजन में नई फसल भी उगा सकते हैं। इट इज ड्यू टू डोरमेंसी। अगर डोरमेंसी, ये इनएक्टिविटी की स्टेज ना होती, सीड बनते ही जर्मिनेट करने लग जाता, तो कभी तुम उसका यूज कर पाते नहीं। सीड बना, सीड में से निकल गए जड़ और वो फिर से प्लांट बनने लग गया, यही तो होता। तो डोरमेंसी इंपॉर्टेंट चीज है। डोरमेंसी का मतलब वह स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी जब सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है, उसके अंदर जो एम्ब्रियो वो रेस्टिंग स्टेज में है, उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीज कर गई है, वो ग्रो नहीं कर रहा है। दिस स्टेज इज कॉल्ड डोरमेंसी। ठीक है ना, डोरमेंसी का एडवांटेज भी डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सीड्स। हाउ आर सीड एडवांटेजियस टू अस? हाउ आर सीड एडवांटेजेस टू फार्मर्स? सीड के क्या क्या फायदे हैं? ठीक है ना, तो देखिए भाई, अगर सीड नहीं होता तो तुम फसल कहां से, चलो एक बार तो हो गया, ठीक है ना। अगर सीड, तो सीड क्या होता, अरे यार इरेज हो गया, कोई बात नहीं। सो सीड इज व्हाट? सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड होता क्या है? सीड फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया फाइनली, ठीक है ना, वो सीड बन गया, उस सीड से आगे नया प्लांट बनाओगे। सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये होता क्या एक्चुअली, आपने पढ़ लिया, इट इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यानी जो ओव्यूल है वही फर्टिलाइजेशन होने के उसमें एम्ब्रियो बन गया, तभी तो वही सीड ग्रो कर पाएगा आगे जाके, है ना। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, मैच्योर ओव्यूल, ठीक है। तो ये तो सीड की बात हो गई। हाँ, तो इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, तो इंपॉर्टेंस क्या है देखो, अगर सीड नहीं होता, ठीक है ना, सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो। मेन चीज तो भाई एम्ब्रियो है ना, जड़, जो भी चीज बनेगी, जड़ बनेगी, शूट बनेगी, रूट शूट जो भी बनेगा सब कुछ एम्ब्रियो से बनेगा। मेन चीज तो एम्ब्रियो, सीड। अगर ये हार्ड सीड कोट नहीं होता तो एम्ब्रियो को कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता? एम्ब्रियो तो बहुत कमजोर सी चीज है, डेलिकेट सी लीफी चीज है, ठीक है ना, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? सीड कोट। तो पहला फायदा क्या हो गया? जो हार्ड सीड कोट होता है उसकी वजह से हमारा एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड रहता है, पहली बात। दूसरी बात करते हैं, दूसरा फायदा सीड का देखो, सीड एक्ट्स एज डिस्पर्सल यूनिट, ठीक है ना, डिस्पर्सल यूनिट, यानी कि तुम्हें भाई कहीं भी कोई प्लांट उगाना है या प्लांट कहीं उग रहे हैं, किससे उग रहे हैं? डिस्पर्स कैसे हो रहे हैं? सीड के थ्रू, है ना। सीड किसकी तरह का? हम डिस्पर्सल यूनिट की तरह। तुम्हें यहां का प्लांट कहीं और उगाना है, कैसे उगाओगे? उसका सीड लेके कहीं भी उगा दो। या सीड तुमने फ्रूट खाया, ठीक है ना, तुम्हारी फीसिस से निकल गया, चिड़िया ने जैसे वहां से मानो कुछ भी वो बीज उठा लिया, कहीं गई चिड़िया ने पॉटी कर दी, वहां पे वो बीज उगाया, ये भी डिस्पर्सल। काफी तरीके होते हैं ना सीड डिस्पर्सल के। तो भाई ये जो प्लांट्स अलग अलग नए नए हैबिटेट में ग्रो कर पाएंगे, किसकी वजह से? सीड की वजह से। कि सीड तुम वहां प्लांट तो खाड़ के हर जगह लेके नहीं जा सकते, बट सीड को लेके जा सकते हो ना। सो सीड एक्ट एज डिस्पर्सल यूनिट, तो ये सीड का फायदा है। दूसरी बात करते हैं, अगली बात, सीड बना कैसे भाई? सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, और आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेटिक फ्यूजन होता है, गैमेट्स दो मिलते हैं, एंड देयर इज इंपॉर्टेंट इवेंट, 10th क्लास में याद होगा, द क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का क्रॉसिंग ओवर होता है, ये मेन चीज होती है, आपने बहुत बार पढ़ा था, इंपॉर्टेंट 10th क्लास में। दिस इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, पेरेंट से हटके कैरेक्टर्स आते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, और जिसकी वजह से कुछ बदलाव आते हैं, यानी जिसके वजह से वेरिएशंस आते हैं। और आपको पता है वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएशंस जो बदलाव आते हैं पेरेंट से, जो प्रोजेनी में बदलाव आते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, क्योंकि अब वो अडप्टिव चेंजेस होते हैं, उनके अंदर बदलाव आ गए ताकि वो मतलब अलग अलग कंडीशंस में सर्वाइव कर पाए।
द अडप्टिव वेरिएशंस आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो उसमें दो जेनेटिक मटेरियल मिलते ही नहीं, एक ही ग्रो कर रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता, रिकॉम्बिनेशन में तो वेरिएशंस भी नहीं आते। तो सीड की वजह से क्या हुआ, आप देखो सीड में क्या हुआ है, सीड मतलब ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है, सीड में ही तो हुआ है, ओव्यूल में ही तो हुआ है, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस वजह से क्या हो गए, वेरिएशंस आ गए, ये फायदा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, तो वही भाई जो मैंने अभी आपको बताया था, हम फूड की तरह यूज कर रहे हैं, तो डोरमेंसी की वजह से जो इसकी इनएक्टिव स्टेज है उसकी वजह से सीड को हम स्टोर कर सकते हैं पूरे साल भर और उसको फूड की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट सीजन में क्रॉप उगा के यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड्स इन अवर लाइव्स, ठीक है ना। अब मैं कुछ बात कर लेता हूं एक चीज की, सीड वायबिलिटी। ये क्या होता है, जैसे आपने पॉलन वायबिलिटी पढ़ी थी ना, यानी पॉलन शेड होने के बाद, पॉलन शेड होने के बाद, पॉलन उससे निकलने के बाद, किससे, एंथर से निकलने के बाद कितने टाइम तक एक्टिव रह सकता है, कितने टाइम तक वो जर्मिनेट कर सकता है। सिमिलरली सीड बनने के बाद वो कितने टाइम तक जर्मिनेट नहीं कर सकता है ना, मतलब कितने टाइम में जर्मिनेशन शो कर सकता है, उसे बोलते हैं, मतलब फंक्शनल कितने टाइम तक रहेगा, फंक्शनलिटी वायबिलिटी, फंक्शनल कितने टाइम तक रहेगा, कब तक उसके अंदर जर्मिनेट करने की क्षमता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं वायबिलिटी। तो वेरी करती है भाई, किसी किसी में महीनों तक ही रहती है, किसी किसी में सालों तक रहती है, किसी हजारों साल तक रहती है। कुछ दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, ल्यूपिनस, ठीक है ना। क्या होता है, ये हमें पाए गए आर्कटिक टुंड्रा में इनके 10,000 साल पुराने वायबल सीड्स पाए गए, यानी ये 10,000 साल तक वायबल रह सकते हैं ल्यूपिन के सीड्स। ऐसे एग्जाम्पल है डेट पाम, डेट, ठीक है ना, फीनिक्स डेक्टाइलिफेरा, इसके किंग्स हेरोड पैलेस, किंग हेरोड का जो महल है, किंग हेरोड पैलेस, वहां पाए गए इसके सीड्स 2000 साल पुराने, 2000 साल पुराने वायबल सीड्स पाए गए, यानी 2000 साल तक तो ये रह सकते हैं वायबल। कहां पे, किंग हेरोड पैलेस नियर डेड सी, डेड सी के पास है, डेड सी तो पता ही होगा, है ना, जॉर्डन के पास है डेड सी, ठीक है। तो वहां पे ये पाए गए फीनिक्स डेक्टाइलिफेरा। तो वायबिलिटी काफी सालों, हजारों सालों तक तो सीड्स वायबल रह सकते हैं, किसी के महीने में ही वायबल रह सकते हैं, किसी सालों, हजारों सालों तक भी रह सकते हैं। सो दिस इज द सीड वायबिलिटी। अब मैं कुछ सीड के स्ट्रक्चर की बात करता हूं जिनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, मेनली एप्पल और मेज, दो के सीड स्ट्रक्चर बनाने को भी आते हैं, इनसे क्वेश्चन भी पूछने को आते हैं, तो जरा मैं उनकी बात करता हूं, ठीक है। ठीक है, तो याद रखना ल्यूपिनस आर्क्टिकस, इसका अच्छा इसका पूरा नाम लिख देता हूं मैं, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ये हो गया इसका बायोलॉजिकल नेम, और इसका कॉमन नेम है ल्यूपिन। ऐसे ये डेट पाम, इसका जनरली हम किस नाम से जानते हैं, डेट पाम नाम से, और इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, फीनिक्स डेक्टाइलिफेरा, ठीक है ना। इसके सीड 2000 साल तक वायबल पाए गए, कहां पे, किंग हेरोड के पैलेस में, वो कहां पे है, डेड सी के पास, ठीक है। और जो ल्यूपिनस आर्क्टिकस है वो आर्कटिक टुंड्रा में पाए गए, उसके 10,000 साल पुराने, ठीक है। अब जरा बात कर लेता हूं एप्पल और मेज के बारे में। तो देखो एप्पल सबने खाया है, काट के देखना, इस बार गौर करना जो मैं बना रहा हूं उस सब चीज पे, ठीक है। ठीक है ना, तो ये आपने एप्पल काट लिया ऐसे करके, ये पूरा एप्पल रखा है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट लिया, तो कैसा दिखता है आपको, ठीक है।
क्योंकि सीड, ये फ्रूट है ना एप्पल का, तो सीड तो उसके अंदर ही होंगे। देखो बनाते हैं कैसे होते हैं सीड्स। एप्पल में खास बात भी है फ्रूट में, वो भी डिस्कस करेंगे जब फ्रूट की बात करेंगे तब, ठीक है। और यहां पे आपने देखे होंगे ऐसे करके, सेब तो काट के देखा ही होगा, पता होगा ऐसे ही होता है अंदर से, ठीक है। चलो हम एक सीड को कट करके दिखा, मतलब इसको कट करके दिखा दे रहा हूं। तो ये रहा हमारा सीड, ये रहा सीड। ये जो मैं चलो अलग कलर से दिखा दे रहा हूं, इस कलर से, दिस इज द सीड। तो एप्पल का सीड इसमें होता है ऐसे अंदर, ठीक है। तो ये जो पूरा सेब है, अब इसकी लेबलिंग, अच्छा लेबलिंग से पहले ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब गोल गोल सेब काट रहा हूं मैं, सेब को ऐसे करके काट रहा हूं, इसे क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, इसे क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो अब मैं आपको, ये तो हो गया लॉन्गिट्यूड से, आप एक ट्रांसवर्स सेक्शन काट के दिखा रहा हूं। सेब को आपने ऐसे ऐसे करके गोल गोल काट लिया, ठीक है। तो देखिए, तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, लेबलिंग करने को आती है, डायग्राम बनाने को। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं स्टेप सीखते रहो कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। पहले ऐसे ऐसे डॉट्स बना लेना, उसके बाद ऐसे ये डॉटेड लाइन कर लेना ऐसे करके, ठीक है। डायग्राम सीखते रहो साथ साथ बनाना, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे ऐसे करके सीड्स रहते हैं, एक मिनट, इधर मेज का बनाना है, थोड़ा इधर साइड खिसका ले रहा हूं उसको, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इधर देखिए, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, ऐसे ऐसे करके फूल जैसा बना देना है। ये इनकी लेबलिंग करूंगा मैं, क्या है ये, ठीक है। और यहां पे ये आज सभी घर पे सेब काट के देखेंगे, ठीक है, और ये सब चीजें देखेंगे। तो देखिए ये आपका हो गया सेब का ट्रांसवर्स सेक्शन, आपको ही बनाना आना चाहिए, इजी सा बनाया, ठीक है। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन। अब बात करते हैं लेबलिंग की। तो देखिए हमने जनरली क्या पढ़ा है, ओवरी फ्रूट बनाती है, जो हम फ्रूट का खाने वाला पार्ट होता है वो ओवरी होता है, बट इसके केस में एक्सेप्शन होता है, इस वजह से इनको फॉल्स फ्रूट्स बोला जाता है। ये आगे पढ़ाऊंगा फ्रूट डेवलपमेंट में। तो ये जो पार्ट होता है, जो खाने वाला पार्ट, वो होता है थैलेमस। क्या होता है, थैलेमस, ठीक है ना। खाने वाला पार्ट जो हम खाते हैं फ्रूट का, वो इस फ्रूट में क्या होता है, थैलेमस। मैंगो में वही ओवरी है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है स्काई ब्लू कलर का, और इधर ये ऑरेंज कलर के जो दिख रहे हैं, वो क्या है, सीड्स, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये इधर ये जो डॉटेड लाइंस बाहर वाली, ये है एपिकार्प। एपिकार्प क्या होता है आपको पता है, ओवरी की आउटर मोस्ट वॉल। तो देख रहे हो, खाने वाला पार्ट ओवरी नहीं है, इसके अंदर ये इतना पार्ट ओवरी है, ये पार्ट ओवरी है, और ये खाने वाला पार्ट थैलेमस। एक्सेप्शन है, तभी इसका डायग्राम पूछा जाता है। ये हो गया एपिकार्प। उसके बाद यहां पे ये जो आपको दिख रहा है, ये, ठीक है ना, ये हो गया आपका मीजोकार्प। और यहां पे मैं आपको ऐसे करके दिखा दे रहा हूं इसको, जिसमें सीड एनक्लोज्ड है सबसे अंदर। यहां पे ये जो आपको दिख रहा है स्काई ब्लू कलर से, ये क्या है, यहां पे ये ऑरेंज है, एंडोकार्प, ठीक है ना। सो दीज आर द 3 फ्रूट वॉल, और जैसे यू कैन से ओवरी की वॉल जो बाद में डेवलप हो गई है, और ये रहे सीड्स, ठीक है, और थैलेमस। एडिबल पार्ट जो खाने के पार्ट है वो थैलेमस, एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ मेज सीड, जो बहुत कॉमन है, जो जनरली ये कम पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपको कैसे पूछ लेते हैं, ये बोलेगा किसी मोनोकोट सीड का एग्जांपल बताओ, या फिर एक मोनोकोट एंडोस्पर्मस सीड का एग्जांपल। अच्छा, एंडोस्पर्मस सीड याद होंगे आपको, एंडोस्पर्मस सीड और नॉन एंडोस्पर्मस सीड।
एंडोस्पर्मस सीड वह सीड थे जिनमें एंडोस्पर्म रह जाता है। यानी कि वैसे तो एंडोस्पर्म काम क्या होता है, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है उस एम्ब्रियो को डेवलपमेंट नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, तो जनरली खर्च हो जाता है, लेकिन जिन सीड्स में रह जाता है उसे बोलते हैं एंडोस्पर्मस। अच्छा, इससे आपको एक चीज याद होगी, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या था, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। पेरिस्पर्म क्या है, वो भी न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूसेलस। तो न्यूसेलस का रेमनेंट पार्ट क्या कहला रहा है, पेरिस्पर्म। और एंडोस्पर्म जो रह जाता है उन्हें बोलते हैं एंडोस्पर्मस सीड। और पेरिस्पर्म का न्यूसेलस में पेरिस्पर्मस सीड, दोनों अलग अलग याद रखना, न्यूसेलस और एंडोस्पर्म, ठीक है ना। तो एंडोस्पर्मस सीड का मतलब इसमें एंडोस्पर्म रह जाता है, जिनमें नहीं रहते उन्हें बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड। ये एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। एंडोस्पर्मस सीड्स क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्म सीड्स क्या होते हैं। तो जो एंडोस्पर्मस सीड्स होते हैं, यानी जिनमें एंडोस्पर्म अब भी है सीड्स में, तो उनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए किससे लेगा भाई, वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन मेनली मिलेगा। तो जो कॉटिलिडन होते हैं, अच्छा मैं एक सीड में एक मेन चीज भूल गया, वो आपको बताता हूं सीड के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। तो सीड में होता क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं पहले भाई, सीड में होता क्या क्या है। तो देखिए सीड में, इसे क्या पढ़ चुके हैं, सीड में होता है सीड कोट। सीड कोट होता है सीड की आउटर कवरिंग, और क्या होता है, कॉटिलिडन होते हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर तो पढ़ चुके हैं पहले सीड का, है ना, तो ये सब तो पता ही आपको। कॉटिलिडन होता है और एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो एक्सिस बोल रहे हैं जनरली, एम्ब्रियो एक्सिस, ठीक है ना। जैसे आपको याद होगा, ये आपको पिछली बार डाइकोट सीड बनाया था एक, ये रही एम्ब्रियो एक्सिस, ये रहे दो कॉटिलिडन, ये किसके सीड कोट के अंदर, ये पूरा सीड है। या फिर अगर आपको मैं चलो मोनोकोट का भी बनाऊंगा, ये डाइकोट का हो गया। तो क्या होता है सीड के अंदर, कॉटिलिडन जो कि खाना प्रोवाइड करते हैं इस एम्ब्रियो को, ये रही एम्ब्रियो एक्सिस, ठीक है ना, ये डेवलप करेगी शूट और रूट में, और ये सीड कोट, ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है ना। और कॉटिलिडन और किसी किसी सीड में एंडोस्पर्म रह जाता है, या तो ये कॉमन नहीं है ना, एंडोस्पर्म का होना कॉमन नहीं है, तो यहां लिख नहीं रहा हूं उसके पार्ट में, बट किसी किसी में रह जाता है, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मस सीड। तो क्या होता है भाई, कॉटिलिडन का काम क्या है, कॉटिलिडन का काम भी है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इनको खाना देना, और एंडोस्पर्म का भी काम यही है। तो क्या होता है, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन चूस के ये कॉटिलिडन बड़े हो जाते हैं, है ना। एंडोस्पर्म से खाना सारा किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, कॉटिलिडन के फॉर्म में। अब जब बताओ, अगर एंडोस्पर्म परसिस्ट करेगा तो कॉटिलिडन कैसे होंगे, पतले से होंगे, है ना। जब खुद से भाई एंडोस्पर्म भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी उससे पूरा खाना नहीं गया ना कॉटिलिडन में, तो जब एंडोस्पर्मस सीड्स में कॉटिलिडन कैसे होते हैं, पतले से होते हैं। लेकिन नॉन एंडोस्पर्मस सीड में, जिनमें एंडोस्पर्म नहीं है, उससे एंडोस्पर्म से पूरा खाना कॉटिलिडन में स्टोर हो रहा है, तो कॉटिलिडन काफी मोटे ताजे होते हैं, फ्लैशी होते हैं। तो याद रखना, एंडोस्पर्मस सीड में कॉटिलिडन पतले से होते हैं, और नॉन एंडोस्पर्मस सीड में कॉटिलिडन फ्लैशी होते हैं, काफी फूड स्टोर रहता है, भरे पूरे होते हैं, है ना। सो दिस सीड स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो बात कर लेता हूं, आपको डायग्राम बनाने को आता है कि या फिर आप ग्रेन मतलब मेज के ग्रेन कैसे पूछ सकता है, या फिर आप मेज के सीड का डायग्राम बनाओ, या फिर आप मक्के के दाने यानी मेज ग्रेन का डायग्राम बनाओ, या फिर आप एक ऐसे मोनोकोट सीड का डायग्राम बनाओ जो कि एंडोस्पर्म, जिसमें एंडोस्पर्म भी है। तो मेज का डायग्राम बना लेते हैं, ये तीनों चीज का डायग्राम एक ही बात है। तो मक्के का दाना है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, मैं आप तरीके से सीखते आइए, क्योंकि आपको बनाना पड़ता, तो आप सिखा रहा हूं पूरा, ठीक है। यहां पे आपने जैसा कि सुना अभी कि एंडोस्पर्म रहता है, सो ये सीड में मेजर पार्ट ये जो है, ये तब पूरा ये क्या है, एंडोस्पर्म। द एंडोस्पर्म परसिस्ट, एंड और ज्यादा ही पार्ट दिखा दो इसमें एक्चुअली, ठीक है ना। एंडोस्पर्म अब भी सीड में है, सो दिस इज अ एंडोस्पर्मस सीड। ये जो पूरा भरा है इसमें, ये सब क्या है, एंडोस्पर्म। इसमें इसके सेल्स में काफी खाना स्टोर है, किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए, ठीक है ना। सो दिस इज एंडोस्पर्म। इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो वॉल है एंडोस्पर्म की, जो एंडोस्पर्म को सराउंड कर रही है, उसे बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। प्रोटीनेशियस लेयर होती है, एल्यूरोन लेयर। सो एंडोस्पर्म को जो सराउंड कर रही है वॉल, उसे बोला जाता है एल्यूरोन लेयर। इसमें मेनली प्रोटीन रहता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं और क्या होता है। तो सीड कोट तो ये रहा, एंडोस्पर्म ये रहा, और क्या थे, कॉटिलिडन और एम्ब्रियो एक्सिस। ये एक मोनोकोट सीड है, तो कितने कॉटिलिडन होंगे,
मोनोकॉट, एक कॉटिलिडन। तो यहां मैं आपको एम्ब्रियो बना रहा हूं जो कि मैं पहले भी बना चुका हूं, है ना। पिछले मैंने आपको डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकॉट दोनों बनाए थे। तो इधर देखो, यहां पे बेसिकली ऐसे याद होगा, ऐसे करके बनाया था, थोड़ा बहुत याद आया होगा देख के। यहां पे कुछ ऐसी पत्ती जैसी बनाई थी, यहां पे भी कुछ ऐसा बनाया था पार्ट, ठीक है। ये सब आपका दिखाया है, ऐसे करके बनाया था, है ना। तो ये पूरी एम्ब्रियो एक्सिस है। ये पार्ट क्या था, रेडिकल, जिससे क्या निकलेंगी, रूट बनेगी। ये क्या था, प्लीम्यूल, जो बाद में क्या बनाएगा, शूट बनाएगा, है ना। प्लीम्यूल की कवरिंग को क्या कहते थे, जो फोलियर स्ट्रक्चर था, कोलियोप्टाइल। और जो रेडिकल की कवरिंग थी ये पूरी, इसे क्या बोला जाता है, रेडिकल। यहां नहीं, रेडिकल ये यहां पे, ये ठीक है ना। ये तो रूट कैप है ऊपर, और फिर ये जो स्ट्रक्चर लीफ इसको सराउंड कर रही है, इसे बोला जाता है कोलियोराइजा। और ये पूरा एम्ब्रियो एक्सिस बोल रहे हैं, एम्ब्रियो बोल लो। और इसके साइड में क्या होता था, कॉटिलिडन, जिसको क्या बोलते थे, स्कटेलम, है ना। तो मैं यहां पे बेसिकली इतना पूरा, ये जो साइड में पार्ट है ये क्या है, पूरा कॉटिलिडन है। ये क्या है, पूरा कॉटिलिडन। तो मैं यहां पे थोड़ा और भाई शेड करके दिखा दे रहा हूं, ये इतना पूरा, ठीक है। आपको याद हो, चलो ऐसे बना दे रहा हूं, थोड़ा बहुत आपको याद आ जाए। तो मैंने ऐसा कुछ बनाया था ना, तो ये क्या है, कॉटिलिडन। और इसे क्या बोला जाता था, स्कटेलम, सील्ड शेप कॉटिलिडन। पतला सा है बेचारा, क्योंकि इतना सारा एंडोस्पर्म है, इसी से खाना मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका मेज का डायग्राम हो गया, सीड का। कैसा सेक्शन, ये क्या सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। आपने मक्के के दाने को ऐसा नहीं काटा, ऐसे काटा, ठीक है ना। सो दिस इज द LS, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेज ग्रेन बोल लो, या ऐसे मोनोकॉट सीड का डायग्राम जिसमें एंडोस्पर्म है, ठीक है ना। ये हो गया एंडोस्पर्म, दिस। और आपको पता है एंडोस्पर्म इज अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू, सो कीप इन माइंड एंडोस्पर्म इज 3N। और ये जो लेयर है, प्रोटीनेशियस लेयर, इसे बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। और खास बात ये है, ये भी ट्रिप्लॉइड है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिप्लॉइड, ठीक है ना। तो ये डायग्राम हो गया आपका LS ऑफ मेज, ये हो गया आपका TS ऑफ एप्पल, ये हो गया आपका LS ऑफ एप्पल। दिस इज, ये आपके कुछ सीड के स्ट्रक्चर्स थे। आगे लास्ट टॉपिक है, नॉट लास्ट, हाँ आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है फ्रूट डेवलपमेंट, ठीक है। तो बात करते हैं फ्रूट डेवलपमेंट की, ठीक है ना। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो लास्ट टॉपिक है हमारा, फ्रूट का बनना, ठीक है। तो सीड डेवलपमेंट और फ्रूट डेवलपमेंट दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे सीड डेवलपमेंट हो रहा होता है, वैसे वैसे फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है ना। सो फ्रूट डेवलपमेंट एंड सीड डेवलपमेंट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। फ्रूट के स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर चुके हैं। फ्रूट की वॉल होते से क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। इट मे बी फ्लैशी, जब फ्लैशी होगी तो 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होगी, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, जैसे हमने अभी एप्पल में देखा था, है ना। अगर फ्लैशी नहीं होगी, ड्राई होगी, तो वो तीनों लेयर में डिफरेंस नहीं होगी, खाली अकेली पेपरी सी लेयर होगी, ड्राई लेयर होगी, जैसे कि ग्राउंड नट में, मस्टर्ड में, ठीक है ना। तो ये सब बात हम लोग कर चुके हैं। अब बात करते हैं फ्रूट्स के क्लासिफाई। फ्रूट्स को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। ट्रू फ्रूट्स, किसके बेस पे कि डेवलप कैसे हुए हैं, ऑन द वे डेवलपमेंट। ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स, जिन्हें यूकार्प भी बोला जाता है, इन्हें सीडोकार्प बोला जाता है, और एक है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स तो सीबीएसई वालों का फेवरेट है, पार्थेनोकार्पिक और फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है ना। तो बात करते हैं इनकी। तो देखो ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं भाई, ट्रू, सच्चे फल, यानी कि जो जनरली आप सोचते हो, यानी कि जो ओवरी से डेवलप करते हैं। द फ्रूट्स दैट डेवलप्स फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओवरी, दैट डेवलप्स फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओवरी, वह फ्रूट जो फर्टिलाइज्ड ओवरी से बनेंगे, जनरल वही, तो वो ट्रू फ्रूट्स। नॉर्मल सी बात है, जैसे मैंगो हुआ, गुआवा हुआ, जो हम जनरल सोचते हैं, वो सारे फ्रूट्स ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। फॉल्स फ्रूट्स क्या होता है,
जब ओवरी के अलावा, ओवरी तो यूज हो ही रही है, ओवरी के अलावा अदर एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स, ओवरी के अलावा दूसरे फ्लोरल पार्ट्स भी अगर यूज हो फल बनाने में तो बोला जाता है फॉल्स फ्रूट। याद आया अभी एप्पल के एग्जांपल बताया था, एप्पल में देखा था तुम, फल खाने वाला जो फल था उसमें मेन पार्ट क्या था, किसने मेन खाने वाला पार्ट बनाया है, द एडिबल पार्ट इज मेड बाय थैलेमस। तो थैलेमस तो भाई ओवरी के अलावा ही पार्ट है ना, थैलेमस क्या होता है, रिसेप्टिकल जिस पे ओवरी रेस्ट करती है, ये तो इसने बनाया मेन पार्ट खाने वाला, है ना। सो ये तो एप्पल को क्या बोला जाता है, फॉल्स फ्रूट, क्योंकि यहां पे थैलेमस मेड द फ्रूट, ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट, कौन सा, थैलेमस ने फ्रूट बनाने में मदद की है, यूज हुआ है, तो इस वजह से ये कहलाते हैं फॉल्स फ्रूट्स। और भी एग्जांपल हैं, काजू, ठीक है ना। सो आगे बात करते हैं पार्थेनोकार्पिक। तो यहां पे जो फर्टिलाइज्ड ओवरी से बने वो ट्रू फ्रूट्स, जो दूसरे फूल ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट भी यूज हो वो फॉल्स फ्रूट, ओवरी के अलावा, यानी स्वाराबंदी ओवरी के अलावा, ओवरी भी यूज हो रही है, ये बात याद रखना। ये मत बोलना कि किसी और पार्ट से बने ना, अलोंग विद द ओवरी, ओवरी के साथ अदर फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है ना। तो अलोंग विद ओवरी भी लिख दे रहा मैं यहां पे, अलोंग विद ओवरी, क्योंकि आपने देखा होगा ना फ्रूट में अंदर ओवरी, पेरिकार्प, इपिकार्प, ये भी सब तो थे ना। तो यहां पे बात करते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की। तो दोज फ्रूट्स जिसमें अगर ऐसा हो भाई, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, अगर ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाए बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ना हो, समझे। जनरली अब तक क्या हो रहा था भाई, आपको पता है, तो पॉलन यहां पे लैंड किया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ अंदर, तब ये सब चेंज हुए। एक्चुअली पॉलन के लैंड करने से ही, पॉलिनेशन के बाद से पॉलन लैंड कर जाता है ना, तो उसके बाद से ही कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, कुछ स्टिमुलस होते हैं जो कि गाइड करते हैं भाई, ओव्यूल तुम सीड बनाना चालू करो, ओवरी तो फ्रूट में डेवलप होना चालू करो। तो स्टिमुलस मिल जाता है पॉलिनेशन से ही, पॉलिनेशन के बाद ही कुछ कुछ फ्रूट्स में फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ ऐसे स्टिमुलस, कुछ चेंजेस होने लगते हैं जो कि ओव्यूल को सीड में कन्वर्ट करते हैं, ओवरी को फ्रूट में करते हैं, ठीक है ना, फर्टिलाइज। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, ओवरी पहले ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इसको बोला जाता है, ऐसे फ्रूट्स को बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और ऐसी प्रोसेस को बोला, इस फिनोमिना को बोला जाता है पार्थेनोकार्पी। तो याद रखना, पार्थेनोकार्पी क्या होती है, द फिनोमिना in which the ovary directly develops into the fruit without fertilization, बिना फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये टर्म कैसे आया, पार्थेनोकार्पिक, कार्पिक का मतलब होता है, कार्प का मतलब फ्रूट, और पार्थेनोस का मतलब वर्जिन, वर्जिन यानी कि मेटिंग नहीं हुई, मेल और फीमेल गैमेट की मीटिंग नहीं, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और फ्रूट बन गया, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है ना, जब फर्टिलाइजेशन के बिना ही ओवरी डेवलप हो जाए फ्रूट में। तो भाई जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। अब पार्थेनोकार्पिक बड़ा टॉपिक है, आपके में इतना है नहीं कि कैसे कैसे हो सकता है भाई, पॉलिनेशन भी हो जाए तब भी ना हो, तब भी वहां तक ना फर्टिलाइजेशन ना हो, फर्टिलाइजेशन भी हो जाए, एम्ब्रियो बाद में अबॉर्ट हो जाए तो भी उसके अंदर सीड नहीं रहेगा। सीड क्या है भाई, सीड तो यही बना तब जब एम्ब्रियो बन गया। तो स्टिमुलस सब चीज से मिलता है, मेनली डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो मेनली कैसे होते हैं, सीडलेस, जब पॉलिनेशन ही नहीं हुआ, उससे किसी में पहले ही हो जाता है, पॉलिनेशन से पहले ही ओवरी बन जाती है। तो पॉलिनेशन ही नहीं हुआ तो भाई कुछ चेंजेस ही नहीं मिले, ये ओव्यूल सीड में ही कन्वर्ट नहीं हुआ तो सीड ही नहीं बन पाया। तो जनरली कैसे होते हैं, सीडलेस। कभी कभी पॉलिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो स्टिमुलस मिलते थे सीड बनने के वो भी नहीं मिले। कभी कभी ऐसा होता है ये भी बन जाता है, लेकिन क्या होता है, एम्ब्रियो अबॉर्ट कर जाता है, तो वो सीड कैसे होंगे, नॉन वायबल होंगे। जब एम्ब्रियो अबॉर्ट कर गया, उसमें एम्ब्रियो मर गया उसमें अंदर ही सीड में, तो वो आगे जर्मिनेट नहीं कर पाएगा ना कभी, तो सीड्स कैसे हो गए, नॉन वायबल हो गए। तो जनरली सीड्स कैसे होते हैं, पार्थेनोस सीडलेस होते हैं, कभी कभी सीड होते भी हैं तो वो नॉन वायबल सीड्स होते हैं, ठीक है ना। सो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की इतनी सी बात है।
पार्थेनोकार्पी तो नेचुरली हो रही है पार्थेनोकार्पी, लेकिन हम कभी कभी इसको फार्मर्स क्या करते हैं, मैनिपुलेट करके इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इंड्यूस करा के पार्थेनोकार्पी, यानी किसी में जबरदस्ती पार्थेनोकार्पी कराते हैं। कैसे? ऑक्सिन देके, जिब्रेलिन्स देके, कुछ ग्रोथ हार्मोन देके पार्थेनोकार्पी हो सकती है। भाई ये सब हुआ नहीं, तुमने ग्रोथ हार्मोन दे दिए तो सेल डिवीजन होने लग गया, सेल एनलार्जमेंट होने लग गया, तो फाइनली ओवरी कन्वर्ट हो गए फ्रूट में। तुम भी इंड्यूस करा सकते हो, बिना नेचुरल तो हो ही रहा है इन सब में, लेकिन तुम भी। एग्जाम्पल बनाना में ऐसा नेचुरली होता है, ठीक है, बनाना, ग्रेप्स, काफी एग्जाम्पल है। सीट्रस में भी होता है, बनाना, ग्रेप्स देखा होगा, बनाना में भी बीज नहीं होते मेनली, ग्रेप्स में भी नहीं। तो तुम इंड्यूस भी करा सकते हो, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी खुद से ग्रोथ हार्मोन्स देकर। फायदा क्या होता है इससे? भाई तुम्हें क्या क्या पसंद है? अगर तुम ऐसे कोई वाटरमेलन खा रहे हो, तुम्हें पसंद है बीज उसके? नहीं पसंद ना। अगर तुम पार्थेनोकार्पी से बनाओ तो बीज ही नहीं आएंगे, बढ़िया बात है ना, अच्छी बात है। ऑरेंज में ऑरेंज बनाए जाते हैं, तो क्या होगा, बीज लेस बनाने के लिए, क्योंकि बीज नहीं होंगे तो एडिबल पार्ट भी ज्यादा होता है, ये भी फायदा है। तो सीडलेस बनाने के लिए पार्थेनोकार्पी को मेनली लोग क्या करते हैं, ऐसे यूज कर रहे हैं। तो हम इंड्यूस भी करा सकते हैं, नेचुरल तो हो ही रहा है, इंड्यूस भी कैसे करा सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स देकर, ठीक है ना। तो ये सब था फ्रूट के अंदर। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। इससे पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं। फ्रूट्स में क्या होता है भाई, एक भी सीड हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फ्रूट में भी सिंगल सीडेड, उसमें एक सीड जैसा आपने देखा है, और बहुत सारे सीड भी, ये भी आपको पता है, किसी किसी में बहुत सारे सीड होते हैं, किसी में एक सीड होता है। जैसे मैंगो में आपको पता है एक सीड होता है, वीट में आपको पता है एक सीड होता है, मेज में आपको, अच्छा देखना, ये जो मेज था, ये मेज जो ग्रेन होता है वो होता क्या है, सीड। ये क्या है, सीड है ना। ये फ्रूट भी है, ये फ्रूट भी है भाई, ये है, ये फ्रूट वॉल हो गई, पेरिकार्प, और ये रही ब्राउन कलर से सीड कोट, यानी फ्रूट की वॉल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, और सीड कोट दोनों फ्यूज्ड होते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए, तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये फ्रूट भी है, ये सीड भी है, ठीक है ना। तो अब ये एक ही मक्का का दाना, एक ये फ्रूट भी है, इसमें एक ही सीड भी है। ऐसे सेम उसमें होता है चावल में, गेहूं में जो सीड कोट होता है, जो फ्रूट होता है, दोनों चिपके हुए होते हैं, ठीक है। सो सिंगल सीड, मल्टी सीड के एग्जांपल की बात करें तो ऑर्किड्स, ऑर्किड में 1000 ऑफ सीड होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत ज्यादा छोटे छोटे ऑर्किड्स में, ठीक है ना। सो मल्टी सीड में एग्जांपल लिख दे रहा हूं, ऑर्किड, ओरोबैंके, ये पैरासिटिक प्लांट है, ओरोबैंके और स्ट्रिगा, ये दोनों पैरासिटिक प्लांट है, इनमें बहुत सारे सीड होते हैं एक फ्रूट में, ठीक है। फाइकस, तो ये सब मैंने एग्जांपल होते हैं। कुछ सीड सिंगल सीड के होते हैं, कुछ फ्रूट बहुत सारे सीड भी होते हैं, कुछ फ्रूट ओवरी से बनते हैं तो ट्रू फ्रूट कहलाते हैं, कुछ ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट यूज होकर बनते हैं वो फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं, कुछ ओवरी से ही बनते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन के बिना ही, उन्हें बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो ये फ्रूट हो गया, सीड हो गया। अब बस आपके दो इंपॉर्टेंट चीजें बची हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई पेपर के लिए, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रेनी। इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।